बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 63 किस्सा सुन चुके हैं और अब 64 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। मेरे होटल के कमरे में पहुंचने के बाद तहदीब मालिक एक्स ने सुकून की गहरी गहरी सांसें ली और कहने लगी, यकीन करो मैं इस कदर खौफज़दा थी कि बयान नहीं कर सकती। अजीब बात है, इससे कबल मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना खौफ कभी महसूस नहीं किया था। अली, क्या मतलब ये है कि तुमसे बिछड़ने के बाद से मैं मुसलसल खौफज़दा रही हूँ। अली, शुक्रिया तहदीब, इसमें भी मेरी इस सताइश का पहलू निकलता है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर इसमें शुक्रिया की क्या बात है? शुक्रिया कहकर तुम मेरे अल्फाज के तासर को हल्का कर रहे हो, तहदीब ने बेतकल्फी से कहा। उसी वक्त किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी और मैं संभल गया। दरवाज़ा खोला तो मिस्टर डोक बाहर खड़े हुए थे। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर उसे अंदर आने की इजाज़त दे दी। तहदीब को मुख्तसर डोक के बारे में बता चुका था, लेकिन इस वक्त वो ये नहीं समझी थी कि ये कौन है। डोक अंदर दाखिल हुआ, एक लम्हे के लिए ठिठका और दफतन उसके हल्क से कह का आज़ाद हो गया। मैं जानता हूँ कि इंसान की फितरत क्या है। इससे आगे एक लफ्ज़ भी ना कहना मिस्टर डोक। सूरत हाल का सही तौर पर तजिया करने से पहले फजूल बकवास से ग्रेज करना। मैंने उसकी बात दरमियान से काट दी और फिर तहदीब की तरफ रुख करके बोला, ये मिस्टर डोक हैं जिनके बारे में मैं तुम्हें बता चुका हूँ। ओह सॉरी मैडम, अगर मेरे दोस्त ईली से तुम्हारा कोई रिश्ता है तो वाकई मैंने अपने तबसरे में जल्दबाजी कर डाली थी। तहदीब डोक के सरे से पाँव तक देखकर मेरी तरफ रुख करके मुस्कुराने लगी। तो ये है मिस्टर डोक? हाँ तहजीब, मैं तुम्हें इनके बारे में बता चुका हूँ, मैंने आहिस्ता से कहा। तहजीब अपनी खोपड़ी में इसका मतलब नहीं आया। क्यों मिस तहजीब, आप खुद ही बता सकती हैं, डोक बोला। नहीं मिस्टर डोक, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, मादरत ख्वाऊं, तहजीब ने कहा। और मैं भी तुमसे मादरत ख्वाऊं मिस्टर डोक, कि अब इस कमरे में तुम्हारा गुजारा नहीं होगा। देखो, मैं फिर कोई ऐसी बात कह दूंगा जिस पर तुम मुझे ठोकने लगोगे। अब देखिए ना आप ही मैडम, इससे पहले कि ये सिर्फ मेरा दोस्त था और अब नहीं मिस्टर डोक, प्लीज आप महसूस ना करें, तशरीफ रखिए, तहजीब ने कहा। शुक्रिया, किसी खूबसूरत लड़की की पेशकश मैं कभी नहीं ठुकरा सकता। ये दूसरी बात है कि मेरे दिल में उसके लिए सिर्फ एहतराम हो। चुनाचे मिस तहजीब, आपका तारुफ मुझसे मुकम्मल हो या ना हो, मैं आपको नाश्ते की पेशकश ज़रूर कर सकता हूँ और मुझे यकीन है कि आप लोगों ने अभी तक नाश्ता नहीं किया होगा। क्यों, क्या ये नाश्ते का वक्त है तो नहीं, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल चाहता है कि नाश्ता किया जाए। अच्छा दिल है आपका, चलिए नाश्ता मंगवा लीजिए, तहजीब ने मुस्कुराते हुए कहा। कमाल की बात है, इतनी खुश इखलाक और शगुफ्ता मिजाज लड़की इससे पहले मैंने तो कभी नहीं देखी। अभी नाश्ता मंगवाया जाता है, उसने कहा और उठकर रूम सर्विस के लिए बेल बजा दी। थोड़ी देर के बाद हम लोग नाश्ता कर रहे थे। नाश्ते के दौरान डोक ने पूछा, बिलाशुबा एहतराम के बेशुमार रिश्ते होते हैं, इन्हें कोई भी नाम दिया जा सकता है। इससे कबल ज़रूरी है कि दोस्तों के दरमियान तारुफ हो जाए। तहजीब मेरी बहुत ही करीबी अजीज़ हैं, बस इतना ही काफ़ी है मिस्टर डोक। हाँ, मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं। लेकिन ये अचानक आपको कहाँ से मिल गई मिस्टर ईली? डोक ने इस अंदाज में सवाल किया। बस यूं ही सरे राह हमारी मुलाकात हो गई और आप इन्हें अपने साथ ले आए, जाहिर है। मगर क्या ये तनहा थी? डोक ने पूछा। हाँ, और अब मेरे साथ रहेंगी। तुम्हें कुछ परेशानियां उठानी पड़ेंगी मिस्टर डोक। ओह नहीं फ्रेंड, मेरी फिक्र ना करें। अगर हम यही क़याम के मूड में हुए तो इस होटल में बराबर वाला कमरा खाली है, जिसे मैं देख चुका हूँ। फौरन ही मैं उसे अपने लिए हासिल कर लेता हूँ। नाश्ते के बाद आपको ये काम ज़रूर करना है मिस्टर डोक, और उसके बाद मैं आपको कुछ तफसीलात बताऊँगा, मैंने कहा। नाश्ते से फारिग होने के बाद डोक बाहर निकल गया था। तहजीब ने मुस्कुराते हुए कहा, इस आदमी के बारे में तुमने जो कुछ बताया अली, वो बहुत दिलचस्प है। तुमने कहा है कि ज़हन की गहराइयों में झांक लेता है, कुछ पुरस्रार कुव्वतों का मालिक है। हाँ तहजीब, इसमें कोई शक नहीं है। फितरतन कैसा है, अपनी उम्र को भूलकर बहुत पीछे चला गया है और वहां से आगे नहीं बढ़ना चाहता। मैं समझी नहीं, वो हैरानी से बोली। यूं समझ लो कि इसकी हरकतें नापसंदीदा हैं, कम अज कम खवातीन की हद तक। ओह, ताज्जुब की बात है। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि फितरतन बुरा भी है। ठीक है, प्रोग्राम क्या है अब ये बताओ, तहजीब ने सवाल किया। हम इस दौरान किसी न किसी फैसले पर पहुंच जाएंगे तहजीब, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। डोक थोड़ी देर के बाद वापस आया और अपना सामान उठाकर दूसरे कमरे में ले गया। मुख्तसर सा सामान था। मैं और तहजीब उसे उसके कमरे तक पहुंचाने गए थे। डोक ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, ठीक है, कल मैं भी अपने लिए किसी साथी का इंतखाब कर लूँगा। तुम सारे हो ही बेस, तुम लोग मुझे क्या समझते हो? निकाल दिया ना अपने कमरे से। हम लोग मुस्कुराते हुए बाहर निकल आए थे। अपने कमरे में पहुंचकर हम आराम कुर्सियों पर बैठ गए।
तहजीब मेरी आंखों में देखकर बोली, यकीन नहीं आता अली, तुम्हें अपने साथ दोबारा देखकर यकीन नहीं आता। वैसे तुम्हें खोकर मुझे यूं महसूस होता था जैसे मैंने अपनी जिंदगी की कोई बहुत ही कीमती शय खो दी हो। अली, क्या दो अजनबी इस तरह भी एक दूसरे के लिए तड़प सकते हैं? इन बातों को भूल जाओ तहजीब, फिलहाल हमें सिर्फ अपने मुस्तकबिल के लिए प्रोग्राम तरतीब देना है। तो मैं इस प्रोग्राम से अलग कब हूँ? ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ अली कि तुम यहूदियों के खिलाफ सरगर्म अमल रहने का अहद कर चुके हो, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि तुमने उन लोगों के साथ जाना पसंद क्यों ना किया जो तुम्हें ले जाना चाहते थे। बहुत सी बातें ऐसी हैं तहजीब जो मैं तुमसे नहीं छुपाना चाहता। तकरीबन सब कुछ ही जानती हो तुम मेरे बारे में। एक मसले में कुछ लोगों से मेरा इख्तलाफ हो गया था, मेरे किरदार पर शक किया गया था। मैं उस सिलसिले की तफसील किसी मुनासिब वक्त पर तुम्हें बता दूंगा। मुख्तसर यूं समझ लो कि मेरे दुश्मनों ने मेरे खिलाफ एक साजिश की थी कि मुझे तंजीम के अरकान से बरगश्ता कर दिया जाए और तंजीम को मेरे खिलाफ भड़का दिया जाए, और वो अपनी कोशिशों में कामयाब हो गए थे। मैंने तंजीम छोड़ दी और वहां से निकल आया, ये सोच कर के मैं तो सिर्फ अपने जज्बों की तस्कीन के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। मुझे तंजीम में शामिल रहने की ज़रूरत भी क्या है? अमेरिकी CIA का एक खतरनाक आदमी जिसका नाम ओलिव हार्वर्ड है, उस वक्त से मेरे पीछे लगा हुआ है जब मैंने सैन फ्रांसिस्को में यहूदियों के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया था, और सिर्फ एक जज्बाती लम्हे ने मुझे एक नई राह की जानिब गामजन कर दिया था। ओलिव हार्वर्ड नस्लन यहूदी है और ये काम वो सिर्फ अमरीकी मफादात के लिए कर रहा है। मेरे और उसके दरमियान ऐसे ऐसे खौफनाक मार्के हो चुके हैं जिनकी तफसील मैं तुम्हें सुनाऊं तो तुम दंग रह जाओ। मैंने अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा स्पेन के उन कैद खानों में गुजारा है जहां का तसव्वुर करके ही लोगों के दिल धड़कना भूल जाते हैं। मैंने ओलिव हार्वर्ड को ऐसी ऐसी शिकस्तें दी हैं कि वो आज तक अपने जख्म चाट रहा है, लेकिन मेरे और उसके दरमियान ये खौफनाक चपकलश अभी तक जारी है। स्पेन से निकलने के बाद मैंने अपने आइंदा के रास्तों का कोई तयन किया था और बस यूं समझ लो कि ओलिव हार्वर्ड के जाल में फंस कर यहाँ तक पहुंचा था कि तुमसे मुलाकात हो गई। ओलिव हार्वर्ड ने एक मकसद के तहत ही मुझे फ्रांस पहुंचने पर मजबूर किया था, लेकिन तुम्हारे साथ शामिल होकर मैं उसे धोखा देने में कामयाब हो गया और फिर हम यहाँ पहुंच गए। लेकिन यहाँ इसराइली मफादात पर भरपूर ज़रब लगाने के लिए मुझे एक मौका मिला और मैंने उस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। जाहिर है मुझे तो सिर्फ उस अजीम मकसद से दिलचस्पी है। कोई मुल्क या कोई इदारा मेरे लिए बायस दिलचस्पी नहीं रहा और अब भी मैं यही चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश है तहजीब कि ओलिव हार्वर्ड से मेरे और मार के हूँ। मेरी ये भी ख्वाहिश है कि मैं यहूदियों के खिलाफ दुनिया के हर हिस्से में कारनामे अंजाम देता रहूँ और मुझे इसके सिले की ज़रूरत नहीं। ओलिव हार्वर्ड अमरीकी यहूदी है। मेरे दिल में कुछ अरसा कबल ये ख्याल था कि वापस अमेरिका पहुंच जाऊं और ओलिव हार्वर्ड को चैलेंज करूं, उससे कहूं कि वो मेरे मुकाबले पर आए। बाद में मैंने अपने प्रोग्राम में कुछ तब्दीलियां भी की। मैंने ये सोचा कि मुझे अपनी बर्तरी साबित करने के लिए काम नहीं करना चाहिए। उसके लिए अगर मैं अमेरिका पहुंच भी जाऊं तो यही कोशिश करूंगा कि वहां मौजूद यहूदियों के घिनौने मकासद को नाकाम बनाता रहूं। यह भी मेरे मिशन का एक हिस्सा था, लेकिन अब जो कुछ होगा तुम्हारे साथ मिलकर ही तय होगा। मेरा एक वतन है तहजीब जिसके बारे में मैं तुम्हें बता चुका हूँ। बहुत दिल चाहता है कि वहां जाऊं और उन लोगों को देखूं जिनका ताल्लुक मेरी जिंदगी से है, लेकिन अब तो मैं बहुत दूर निकल आया हूँ। वहां जाकर क्या करूंगा? हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं बकिया जिंदगी तुम्हारे हवाले करने को तैयार हूँ। हाँ तहजीब, मैं ज़हनी तौर पर भटका हुआ हूँ। मेरे लिए ये फैसला करना मुश्किल है कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश अब क्या है। मैं तुम्हारे सामने इतराफ़ कर चुका हूँ कि तुम्हारी ज़ात मेरे लिए बहुत अहम हो गई है, और जब ये इतराफ़ कर लिया अब अपने आप को शिकस्त खुर्दा तस्लीम करता हूँ। तहजीब की आंखों में अजीब से तासरात फैल गए थे। उसने आहिस्ता से कहा, तुम क्या समझते हो अली? क्या मैं तुमसे कम चाहती हूँ तुम्हें? मैं रटी रुटाई रोमानी बातों को दोहराकर अपनी और तुम्हारी शख्सियत को हल्का नहीं करूंगी। सिर्फ इतना कहूंगी कि अब तहजीब मालिक एक्स और अली यार खान एक ही वजूद के दो नाम हैं। दोनों की जिंदगी का मकसद भी एक ही है और वो है इसराइली मफादात पर शदीद ज़रबें लगाना। इस सफ़र में मैं तुम्हारे हम रकाब रहूंगी। अब तुम तनहा नहीं हो, और ये बात भी तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं कोई घरेलू और रोमान पसंद लड़की नहीं हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी का एक तवील तरीन हिस्सा ख़तरनाक लोगों के दरमियान गुजारा है, और उनमें भी मेरी एक अपनी शिनाख्त रही है जो मामूली दर्जे को लोगों की नहीं होती। और ये हैसियत मुझे तोहफ़तन नहीं पेश की गई थी, बल्कि मैंने उसके लिए अपने आप को मनवाया था। अली, तुम इत्मीनान रखो, मैं तुम्हारी बेहतरीन दस्ते राज साबित होंगी। तहजीब मालिक एक्स का लहजा इतना मुस्तहकम था कि मैं उससे मुतासर हुए बगैर ना रह सका। मेरे होंठों पर एक मोहब्बत भरी मुस्कुराहट फैल गई। मैं तहजीब को देखता रहा। दर हकीकत गुजरने वाला हर लम्हा मुझे ज़हनी तौर पर उससे करीब करता जा रहा था। थोड़ी देर तक खामोश रहने के बाद मैंने कहा, तहजीब, डोग के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या मतलब? उसने सवाल किया।
ये शख्स कुछ खूबियों का हामिल है, लेकिन इसके अंदर एक बच्चा छुपा हुआ है जो अमूमन नमाया रहता है। इस बच्चे के दिल में लातादाद ख्वाहिशात हैं। पता नहीं इसकी जिंदगी क्यों नाआसूदा रह गई, लेकिन इसकी पुरस्रार कुव्वतें काबिल रिश्क हैं। मैंने यही सोचा था तहजीब कि इसे अपने साथ रखूंगा ताकि तनाई का एहसास ना हो, और फिर कारआमद आदमी भी है। जहाँ तक मैं इसकी फितरत का तजिया कर सका हूँ, मुझे यही अंदाज़ा होता है कि ये भी एक तन्हा इंसान है और अपनी तमाम तर खूबियों के साथ किसी ऐसे साथी की तलाश का ख्वाह है जो इस पर मुकम्मल भरोसा करे। मगर कभी कभी ये शख्स इंतहाई घटिया भी हो जाता है, ख़ास तौर से खूबसूरत लड़कियों के दरमियान पहुँच कर। फैसला कर लो, इसे अपने दरमियान जगह देनी है या हम इससे माजरत कर लें। अली, अगर जिंदगी में चंद काबिल एतमाद लोग मिल जाएं तो उनकी इतनी कदर करो कि ये लफ्ज़ बेहकीकत हो जाए। ये दूर इतना नाजुक है अली कि हम अपने साए पर भी भरोसा नहीं कर सकते, और अगर कोई काबिल भरोसा शख्स जिंदगी में आ जाए तो उसे ठुकराना कुफराने नेमत है। उस वक्त तक उस शख्स को अपने साथ रखो जब तक कि ये साबित ना हो जाए कि ये किसी तौर हमारे लिए तकलीफ दह है। छोटी मोटी खराबियां दूर भी की जा सकती हैं और बर्दाश्त भी, बशर्तिया के सामने वाला मुखलिस हो। तो गोया तुम्हारे ख्याल में हम प्रोफेसर डोग को अपने साथ रख सकते हैं? हाँ, जब तुमने एक फैसला कर लिया था तो मेरी शमूलियत से इसमें कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए, बशर्तिया के इस शख्स को भी एतराज़ ना हो। ओके, अच्छा उसके बाद क्या करना है? मैंने सवाल किया। यहाँ से निकलेंगे अली, सबसे पहले हम ये इलाका छोड़ देंगे, लेकिन एक बात को ज़हन में रखना, ग्रीन पोल के लोग आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। हमें उनसे बचने के लिए कोई ठोस इकदाम करना होगा, वरना हमारा यहाँ से निकलना आसान काम नहीं होगा। मुझे अंदाजा है, हालांकि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से दरअल हुकूमत वापस जाने की कोशिश कर सकता हूँ। जनरल टेरेस और कैथी बरोन मेरे ऐसे दोस्त हैं कि वो तमाम तर कुव्वतों के साथ मुझे यहाँ से निकाल देंगे और हमारा कोई बाल बिका नहीं कर सकेगा। लेकिन उसके साथ ही कुछ कबायतें भी हैं। उन लोगों की मोहब्बत देखकर मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि वो आसानी से मुझे यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं देंगे, और कम अज़ कम ये कोशिश ज़रूर करेंगे कि मैं कुछ अरसा उनके साथ गुजारूँ, और ये मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कुछ मुनासिब बात नहीं है। और अब मैं भी जनरल टेरेस के सामने नहीं जाना चाहती, क्योंकि ये बात उसके इल्म में आ चुकी है कि मेरा ताल्लुक ग्रीन पोल से है और मैंने उसके मफादात के खिलाफ काम किया था। नहीं अली, ये किसी तौर मुनासिब नहीं रहेगा। मैंने कहा ना कि मैं खुद भी उसके हक में नहीं हूँ, मगर हमें परेशान नहीं होना चाहिए तहजीब। यहाँ रहकर मैं तुम्हारी हिफाजत की इंतहाई कोशिश करूँगा, और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। मैं तुमसे कह चुका हूं कि अब ग्रीन पोल के नुमाइंदे मेरी लाश पर से गुजर कर ही तुम तक पहुंच सकते हैं। अलबत्ता एक बात मैं ज़रूर सोच रहा हूं। वो क्या? वो ये कि प्रोफेसर डो की शमूलियत के साथ साथ उसे तुम्हारी हैसियत से भी आगाह कर दिया जाए। अगर तुम इस बात को गैर मुनासिब नहीं समझते तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? तहरीब ने कहा, और उसके बाद हमने फैसला कर लिया कि प्रोफेसर डोग को अपना राजदार बना लेना मुनासिब है। हालांकि वो बाद मामलात में एक इंतहाई गैर संजीदा आदमी साबित हुआ था, लेकिन इस बात के भी इम्कानात थे कि अगर इस सिलसिले में वो संजीदा हो गया तो कोई कारआमद मशवरा ज़रूर दे सकता है। उसी रात हमने अपने कमरे में उसे डिनर पर मदऊ किया। डोग इत्तफाकिया तौर पर मौजूद था और उस रात उसका कोई प्रोग्राम नहीं था। हमारे कमरे में पहुंचा तो किसी कदर नाखुशगवार लहजे में बोला, देखो मेरी ज़बान बंदी कर दी गई है। ये कहकर तुम्हारे दरमियान एहतराम के रिश्ते हैं और मुझे इसका एहतराम भी करना है, लेकिन मैं ये बात कहने पर मजबूर हूँ कि मुझे नज़रअंदाज कर दिया गया है। सॉरी डियर डोग, दरअसल तुम सूरत हाल से वाकिफ नहीं हो। हमने इस वक्त यही फैसला किया कि तुम्हें सूरत हाल से आगाह कर दिया जाए। ना करो ना करो, मुझे इसकी क्या परवाह हो सकती है? तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं इसी दौरान इस बारे में सोचता नहीं रहा हूँ। क्या सोचते रहे हो? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। यही के साथ ही लड़की के मिल जाने के बाद तुमने मुझे बिल्कुल दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका है। खैर, मक्खी इतनी बड़ी नहीं होती प्रोफेसर डोग, इसलिए ये तशबीह बेकार है। इसके अलावा ये शिकायत तो मैं भी आपसे कर सकता हूँ। पिछली रात आप कहाँ गए थे? मुझे साथ लिया था? ओ यार, मैं क्या करूँ? तुम इस दुनिया के आदमी नहीं हो जिसमें रंग भी करते हैं। अब तुम खुद सोचो, मौत किस वक्त और किस जगह आ जाए, आदमी उसके बारे में क्या जानता है? दुनिया में जो कुछ पैदा किया गया है इंसान के लिए ही है ना। तुम्हारा मजहब भी यही कहता है और मेरा मजहब भी। फिर इंसान इन तफरियात से इतना दूर क्यों रहे? ठीक है भाई, ठीक है, तुम्हारी मुंतिक तुम्हारे साथ, असल मामला कुछ और है, और वही मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्या है और वो कौन सी खास बात है जिसकी वजह से अच्छे दोस्त एक अच्छे साथी को नज़रअंदाज किया जा रहा है। देखिए मैडम, मैं आपसे ये शिकायत किए बगैर नहीं रहूँगा कि आपने मुझसे मेरे दोस्त को छीन लिया है। नहीं मिस्टर डोक, आपका दोस्त सही सलामत आपके सामने मौजूद है, आप इसे हासिल कर लीजिए। मैं कोई एतराज़ नहीं करूँगी, तहजीब ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छी लड़की हो, अच्छी बात कही है, चलो ठीक है।
मगर तुम यूं करो कि मुझे अपना गहरा दोस्त बना लो। तुम दोनों क्या समझते हो मुझे? क्या मैं इतना ही गया गुजरा आदमी हूं कि मुर्ग की एक ही टांग हाथ में पकड़े फिरूं? मोहतरमा और मोहतरम, मुझसे मुखलिस साथी मिलना मुश्किल है, और खासकर इस दौर में। जिंदगी में चंद ही लोगों के साथ मुखलिस हुआ हूं, और उनमें सिर्फ तुम ही तनहा आदमी हो। समझे मिस्टर इली, तुम तनहा आदमी हो। अगर मेरे साथ यही बेइतनाई का रवैया इख्तियार किए रहे तुम, तो बिलाकर मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, और उसके बाद यूं समझ लो दुनिया में किसी को अपना दोस्त नहीं बनाऊंगा। अरे नहीं नहीं मिस्टर डोक, चलिए खाना आ गया है। पहले आपका गुस्सा नफीस खानों से ठंडा करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आपको असल बात बता दी जाएगी, मैंने हंसते हुए कहा। डोक खामोशी से खाने में मसरूफ रहा था। इसी दौरान उसने एक बार भी निगाह उठाकर मेरी यहाँ तहजीब की जानिब नहीं देखा था। खाने से फारग होकर हमने काफी पी और फिर हम डोक की तरफ मुतवज्जा हो गए। डियर मिस्टर डोक, सबसे पहली बात तो ये है कि यूं समझ लो मेरी जिंदगी में एक गहरे घाव की हैसियत रखती है। रखती होगी, मुझे क्या? डोक ने कहा। अरे तुम अभी तक बिगड़े हुए हो। अगर मैं ये कहूं कि इनकी जिंदगी शदीद खतरे में है, तो क्या तुम फिर भी बेपरवाह रहोगे? क्या खतरा है? खतरे की नोयत तो बताओ। कुछ बेइंतहा खतरनाक लोग इनकी ताक में हैं, वो इन्हें हलाक कर देना चाहते हैं। वजह? डोक ने पूरी तवज्जो हमारी तरफ मबजूल कर दी थी। उनसे दुश्मनी, यूं समझो मैडम तहजीब मालिक एक्स उस ग्रोह से मुंसलिक थी, और मेरी वजह से इन्होंने उस ग्रोह से अलहदगी इख्तियार कर लिया है, और उसके बाद ग्रोह इनके पीछे पड़ गया है। उस दिन भी मैंने बरवक्त पहुंचकर इनकी जिंदगी बचाई, वरना शायद वो कमबख्त इन्हें हलाक करने में कामयाब हो गए होते। ओहो, इसका मतलब है कि अब तो मुझे पूरी तवज्जो देना पड़ेगी। सॉरी मैडम, सॉरी, और सॉरी मिस्टर रिली। तुम लोगों की इस हालत की वजह अब मेरी समझ में आई। बात मजाक में उड़ाने वाली नहीं है मिस्टर डोक। हम लोगों को किसी न किसी तरह इनके घेरे से निकल जाना है। क्या उन्हें इस बात का इल्म है कि तुम इस होटल में मुकीम हो? नहीं, कतई नहीं। हूँ, उसका मतलब है कि फौरन उनके यहाँ पहुंचने का कोई इम्कान नहीं है। हाँ, इसका इम्कान तो नहीं है, लेकिन जाहिर है कि ऐसी छोटी सी जगह में किसी को तलाश करना हो तो होटलों में ही तलाश किया जा सकता है, और यकीनन वो अपने इस फर्ज से गाफिल नहीं होंगे। हाँ यार, बात वजनदार है। तो फिर अब क्या ख्याल है? इस तशवीशनाक सूरत हाल से किस तरह निपटोगे? इसी सिलसिले में तो आपसे मशवरा किया जा रहा है प्रोफेसर डोक। सूरत हाल ये है कि अगर हम कालमो कैंपस से निकलकर किसी और जगह जाने की कोशिश करें तो रास्ते में दुश्वारियां पेश आ सकती हैं। हम लोग गोटे हिल से निकलना चाहते हैं प्रोफेसर डोक। कहाँ जाओगे? इतराफ की किसी भी ऐसी रियासत में जहाँ से हम किसी लंबे सफर का आगाज कर सकें। हूँ, और डोक का क्या होगा? डोक हमारे साथ रहेगा। रास्ते में छोड़कर भाग तो नहीं जाओगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तो डोक भी जिंदगी का एक हिस्सा है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और डोक के होंठों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। यार, मैं तो तन्हा आदमी हूँ। जिंदगी की तफरीयात में इसलिए खुद को ज्यादा मसरूफ कर लिया है कि तन्हाई का एहसास ना होने पाए। हम जैसे लोग किसी के लिए नुकसानदेह नहीं हो सकते। हाँ, ये दूसरी बात है कि कोई खुद ही हमें जरर पहुंचाने की कोशिश करे। अगर तुम लोग वाकई डोक को अपने साथ रखने पर बजिद हो तो इस बात पर यकीन कर लो कि डोक तुम्हारे लिए जिंदगी की बाजी लगा देगा। तो इसीलिए तुमसे ये गुफ्तगू की जा रही है डियर डोक। और जहाँ तक साथ रहने का मामला है तो ये बात हमारे दरमियान तय है कि जब तक भी मुमकिन हो सका साथ रहेंगे, यानी उस वक्त तक कि जब तक तुम खुद ही हमसे जुदा होने की कोशिश ना करो। अच्छा, छोड़ो ये बातें। मसला ये है कि हमें यहाँ से निकलना है। डोक पुरख्याल अंदाज में ठोड़ी खुजाने लगा। फिर उसने एक और सिगरेट सुलगाई और उसके गहरे गहरे कश लेने लगा। फिर आहिस्ता से बोला, एक तरकीब और है। हाँ कहो। किसी मुंशियात के स्मगलर से राब्ता कायम किया जाए। कालमो कैंपू की जनूबी हिस्से, यानी उस हिस्से की मुखालिफ सिमत जहाँ बर्फानी लुमड़ियों का शिकार किया जाता है। पता नहीं कितना फासला तय करने के बाद सरहदी इलाका शुरू होता है, और ये सरहदी इलाका किस कदर दुश्वार गुजार रास्तों पर मुश्तमिल है। चुनाचे यहाँ आमदोरफ्त नहीं है, अलबत्ता स्मगलरों के लिए यही इलाका कारामद होता है और वो यहाँ से मुंशियात की स्मगलिंग करते हैं। ये बात बस इत्तफाकिया तौर पर ही मुझे मालूम होगी और उस लड़की से मालूम हुई जो पिछली रात मेरी साथी थी। वो खुद भी स्मगलरों के एक ऐसे ही गिरोह से ताल्लुक रखती थी, लेकिन तफरीह पसंद लड़की को मेरी गैबदानी पसंद आ गई थी, इसलिए उसने मेरा साथ कबूल कर लिया। मैंने उसे उसके मुस्तकबिल के बारे में बहुत सी बातें बताई और उसने अपने माजी के बारे में भी तफसीलात पूछी थी। फिर वो मुझसे अपना राज छुपा ना सकी। उसने मुझे बताया कि यहाँ स्मगलरों के बहुत से गिरोह काम करते हैं और आपस में एक दूसरे के तावन से स्मगलिंग का कारोबार करते हैं। उनमें ऐसे लोग भी हैं जो बड़े बड़े स्मगलरों के आलाकार हैं, लेकिन छोटे मोटे काम अपने तौर पर भी कर लिया करते हैं। उन छोटे मोटे कामों में ये काम भी शामिल हो सकता है कि किसी को स्मगल करके सरहद पार पहुंचा दिया जाए और उसके इवज कुछ मुआवजा वसूल कर लिया जाए। तुम जानते हो डियर डॉग कि हमारे पास मुआवजे के लिए कोई बड़ी रकम नहीं है। मैंने कहा,
लेकिन डोक तुमसे पहले ही कह चुका है कि वो चलता फिरता बैंक है। पैसों की फिक्र मत करो। ये बताओ कि क्या ये तरीकाकार मुनासिब रहेगा? बज़ाहिर इंतहाई मुनासिब, क्योंकि इसके अलावा और कोई तरकीब नजर नहीं आती। तो फिर तुम तैयार हो और मैं बात करूँ किसी से? किससे बात करोगे? सोनिया से। वो हमारा ये काम बखूबी कर देगी। आज रात भी उससे मिलने का वादा था, लेकिन अचानक ही तुम लोगों ने मुझे तलब कर लिया। वो मेरा इंतजार करेगी। कहाँ? आयरन साइड नामी एक कैफे में। किस वक्त? मैंने सवाल किया। मैं अब भी उसके पास जा सकता हूँ अगर तुम लोग इजाजत दो, मिस्टर डोक ने कहा। ओ डेयर डोक, मेरा ख्याल है तुमसे इंतहाई कारआमद गुफ्तगू हुई है। सोनिया से गुफ्तगू करके इस बात के इम्कानात का जायजा लो कि क्या हम यहाँ से सरहद पार मुंतकिल हो सकते हैं। अगर मुनासिब समझो तो कुछ ऐसे खतरनाक लोगों का हवाला भी दे देना जो हमारी ताक में है। मैंने कहा, अब तो ये सब कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक खातून जिनका नाम इत्तेफाक से बहुत टेढ़ा है और जिसे जबान से अदा करते हुए मुझे इंतहाई दिक्कतों से गुजरना पड़ता है, मुझे अपना दोस्त बना चुकी हैं। लड़कियों से बस मेरी दोस्ती जरा मुख्तलिफ किस्म की होती है। खातून, आप यूं समझ लें कि आप मेरी पहली दोस्त हैं जिनका मुझे एहतराम भी करना पड़ रहा है। अच्छा, अब मैं ज्यादा देर आप लोगों के साथ नहीं रुकूंगा, मुझे और भी बहुत से काम करने हैं। प्रोफेसर डोक के जाने के बाद हम काफी देर तक उसकी शख्सियत पर गुफ्तगू करते रहे और उसके बाद हम लेट गए। डोक से अब रात में मुलाकात की तवक्को नहीं थी। दूसरी सुबह वो अपने कमरे में मौजूद था और 8:30 बजे उसने हमारे कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने उसे वेटर ही समझकर अंदर बुलाया तो प्रोफेसर डोक को देखकर हम दोनों ही के चेहरों पर मुस्कुराहट फैल गई। क्या लाऊं आपके लिए? नाश्ता? उसने हमारी तरफ देखते हुए कहा और तहजीब मालिक एक्स हंस पड़ी। नहीं मिस्टर डोक, तशरीफ लाइए। दरअसल इतनी अचानक आमद की तवक्को नहीं थी। अब इतना गया गुजरा आदमी भी नहीं हूँ। नाश्ता लाऊं? डोक ने कहा। मैंने वेटर को तलब करके नाश्ते का ऑर्डर दे दिया है। सोनिया से मेरी बातचीत हुई है और तुम लोगों को ये सुनकर यकीनन मुसर्रत होगी कि उसने इसके हो जाने की खुशखबरी सुनाई है। गुड, वेरी गुड। क्या सारा काम काबिल एतमाद अंदाज में हो सकता है? हाँ, वो लोग हर तरह के काम करते हैं। इंसानों की स्मगलिंग भी बाकायदगी से की जाती है और उसके लिए उसने कुछ रेट मुकर्रर कर रखे हैं। आज का दिन इन्हीं मसरूफियात में गुजरेगा। रात को सोनिया से फिर मुलाकात होगी और वो मुझे अपने चीफ से मिलाएगी जो हमारी यहाँ से रवानगी का बंदोबस्त कर सकता है। ठीक है मिस्टर डोक, बाकी मामलात का क्या? मैंने सवाल किया। सब हो जाएगा। अब डोक जैसा दोस्त तुम्हारे हाथ लग गया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं। अलबत्ता दोपहर का खाना और शायद रात का खाना मैं तुम्हारे साथ ना खाऊं। मुमकिन है कल सुबह नाश्ते पर ही हमारी मुलाकात हो। डोक तकरीबन 10 बजे तक हमारे साथ बैठा रहा और फिर वहां से चला गया। हमने ये दिन भी अपने कमरे में ही गुजारा। तहजीब मालिक एक्स के लिए अब मैं कोई भी खतरा नहीं चाहता था और अब हमारी हालत भी ऐसी थी कि कोई बेहतर सूरत मेरे सामने नहीं थी। हाँ, अगर डोक का सहारा ना होता तो फिर हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठ सकता था, लेकिन अब मैंने उस पर एतबार कर लिया था और देखना यह था कि वो इस सिलसिले में क्या इंतजामात करता है। रात को तकरीबन 11 बजे डोक वापस आ गया। उसके चेहरे पर बड़ा इत्मीनान था। हम लोगों को उससे मिलकर हैरत हुई थी। कहिए मिस्टर डोक, आपको बहुत जल्द फुर्सत मिल गई? तहजीब ने पूछा। हाँ, आज सोनिया की तबीयत ठीक नहीं थी। बातचीत हुई उससे? हाँ, हो गई और मैं मिस्टर ग्राम से भी मिल आया हूँ। तुमने शायद उसका नाम सोनिया ग्राम ही बताया था। मैंने चौंक कर कहा। जी हाँ, मिस्टर ग्राम उसके वालिद बुजुर्गवार हैं, लेकिन किसी मामले में रियायत करने के आदी नहीं है। अपने रेट से कुछ ज्यादा ही तलब कर रहे थे क्योंकि सोनिया ने उन्हें बता दिया था कि कुछ खतरनाक लोगों की मुदाखलत का भी खतरा है। तो फिर क्या? मैंने अदायगी कर दी। अब प्रोग्राम उनकी तरफ से तय किया जाएगा और उस वक्त तक हमें इंतजार करना है। क्या वो शख्स काबिल एतबार है? उन लोगों में यही खूबी पाई जाती है कि जो बात तय कर लेते हैं उस पर सख्ती से अमल करते हैं। बुरे लोगों में तो यही अच्छी एक बात होती है। गोया हमारे यहाँ से निकलने के इम्कानात पैदा हो गए हैं। इम्कानात से क्या मतलब? सब कुछ मुकम्मल हो चुका है। बस उन लोगों ने अपने इंतजामात करने हैं इस सिलसिले में, जिसमें 24 से 48 घंटे तक लग सकते हैं। और तुमने अदायगी कर दी है मिस्टर डोक? हाँ, बगैर पैसे तो वो कोई बात करना भी पसंद नहीं करते। सोनिया की वजह से सिर्फ इतना हो सका है कि हमें वो तफसीलात नहीं बताना पड़ी जिनका बताना जरूरी था। हमें मालूम पॉइंट तक पहुंचा दिया जाएगा और मालूम पॉइंट से आगे थोड़ा सा हिस्सा अबूर करना हमारी जिम्मेदारी होगी। अलबत्ता कोई मुदाखलत नहीं की जाएगी सरहदों पर। उसके लिए हमारे पास इजाजतनामा मौजूद होगा और उसके बाद हम कहाँ पहुंच जाएंगे? एक और अफ्रीकी रियासत में। वहां दाखिल होने के बाद हमें खुद ही अपने लिए इंतजामात करना होंगे। हाँ, इतना हो सकता है कि कुछ लोग हमें वहां क्याम करने में मदद दे सकें, लेकिन उसके लिए उन्हें वहीं की करेंसी में अदायगी करना होगी। डोक ने तफसीलात बताते हुए कहा। मैंने तहजीब मालिक की तरफ देखा और वो मुस्कुरा कर बोली,
जिंदगी में ये एडवेंचर भी निहायत दिलचस्प रहेगा। इससे कबल हम लोग दूसरों के लिए सब कुछ करते रहे हैं और अब अपनी जिंदगी बचाने के लिए हमें अपनी सलाहियतों को बरवेकार लाना होगा। डोक तकरीबन आधे घंटे तक हमारे साथ रहा। उसने बताया कि इत्तफाकिया तौर पर सोनिया से जल्दी मुलाकात हो गई और वो सिर्फ माजरत करने के लिए आई थी। और जब मैंने उसे अपना प्रोग्राम बताया तो वो फौरन ही मुझे मिस्टर ग्राम से मिलाने पर आमादा हो गई। दरअसल ये बात उसने छुपाई थी कि मिस्टर ग्राम भी स्मगलरों के एक गिरोह का एक मेन फर्द है और वो ये काम करते हैं, लेकिन कारोबारी बाप की कारोबारी बेटी ने कारोबारी मौके को हाथ से ना जाने दिया और उसी वक्त मुझे लेकर अपने बाप के पास पहुंच गई। डोक के जाने के बाद मैं और तहजीब इस सिलसिले में गुफ्तगू करते रहे। फिर तहजीब ने मुझसे कहा, अली हमें अपने लिए कुछ हथियारों का बंदोबस्त कर लेना चाहिए और उसके लिए अलग से अदायगी करना होगी। और हाँ, ये मिस्टर डोक रकम का बंदोबस्त किस तरह करते हैं? मैंने तुम्हें बताया ना कि वो एक अजीबो गरीब शख्सियत का मालिक है। अपनी आंखों की कुव्वत से किसी को भी मशहूर कर लेता है और किसी को मशहूर करके उससे कुछ हासिल कर लेना उसके लिए मुश्किल नहीं। जुआ खेलता है, लेकिन सूरत हाल ये होती है कि उसके मद्दे मुकाबिल कभी ये नहीं कह सकते कि वो बेईमानी कर रहा है, जबकि वो खुल्ला खुल्लम बेईमानी करता है और ये उसका अपना फन है और इसी की मदद से वो अपनी ज़रूरियात के लिए रकूम हासिल कर लेता है। यकीनन आज का दिन उसने खासा हंगामी गुजारा होगा, वरना रकम का इतना बड़ा इंतजाम करना आसान काम नहीं था। तब तो मुखलिस आदमी है क्योंकि ये सब कुछ हमारे लिए कर रहा है, वरना ऐसे आदमी भला कब किसी को खातर में लाते हैं, अपना ही उल्लू सीधा करते हैं। हाँ तहजीब, मेरा भी यही ख्याल है। मैंने कहा ना, बड़ी अनोखी फितरत का मालिक है और यकीनन उसका साथ हमारे लिए कारआमद रहेगा। एक एक लम्हा बोझ बनकर गुजर रहा था। ये बात बईदत क्यास नहीं थी कि वह लोग कालमो कैंपों के एक एक होटल और एक एक गोशे में तहजीब को तलाश करेंगे। उनके 2 आदमी हलाक हो गए थे और ग्रीन पोल के बारे में तहजीब ने जो तफसीलात बताई थी उसके पेश नज़र ये इदारा मामूली हैसियत का नहीं था और तहजीब को जिंदा छोड़कर वो अपने लिए मुश्किलात पैदा नहीं करना चाहते होंगे, लिहाजा इसे ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। मेरे लिए ये मसला ख़ास तौर पर अहमियत का हामिल था। दूसरी तरफ अपनी हालत का तजिया करता तो अजीब व गरीब कैफियत ज़हन पर तारी हो जाती। वो सब कुछ जो मैंने कभी नहीं किया था अचानक हो गया था। तहजीब के लिए मेरे दिल में पैदा होने वाले जज्बात बहुत पुराने नहीं थे। न जाने क्यों उसके आंसू ने मुझे मुतासिर करके एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया था जिसे मैं शायद जिंदगी के आखिरी वक्त तक मुंतखिब न करता, लेकिन जो होना था वो होता है और वो हो ही जाता है और फिर उससे मफरूर होना मुमकिन नहीं होता। डोक का साथ इत्तेफाकिया तौर पर इतना पुरअसर साबित हुआ था कि मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। ये शख्स मजमूई तौर पर मुझे ज्यादा पसंद नहीं आया था और मैंने यही सोचा था कि जब तक है गुजारा किया जाए, किसी बिला मैं इससे अलहदा हो जाऊंगा। अहमक आदमी इत्तेफाकिया तौर पर इंतहाई मुखलिस निकल आया था और किसी को भी नजरअंदाज कर देना अच्छा फेल नहीं होता। दूसरे दिन भी वो इंतहाई मसरूफ रहा। शाम को 5 बजे वापस आया तो उसके साथ सोनिया भी थी। खूबसूरत खदोखाल की एक पुरकशिश लड़की, लेकिन चेहरे पर कुछ कमी सी महसूस होती थी। मैंने उसकी फितरत का तजजिया करने के लिए उसकी तरफ नजर नहीं की थी। यकीनी तौर पर वह इंतहा पसंद लड़कियों में से थी। डोक जैसी शख्सियत ही उसे काबू में ले आई थी, वरना वो लोगों के बस की चीज नहीं थी। अलबत्ता वो हम लोगों से खुलूस से मिली। डोक ने मुझे बताया कि सोनिया के जरिए हम लोगों की रवानगी के इंतजामात हो गए हैं। डैडी ने कहा है कि आप लोग 8:30 बजे तैयार रहें, यहीं से आपको ले जाया जाएगा। शुक्रिया मिस सोनिया। वैसे मेरे दोस्त ने तुम्हारी इतनी तारीफें की हैं कि मैं खुद आपसे मिलने का मुश्ताक हो गया था। सोनिया के होंठों पर कोई मुस्कुराहट नहीं आई थी। लेकिन आपका दोस्त हैरत अंगेज शख्सियत का मालिक है। इस शख्स की सलाहियतों ने तो मुझे दंग कर दिया है और इसकी जुदाई मेरे लिए काफी तकलीफ दे होगी। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसे मेरे हाथों फरोख्त कर दें? मिस सोनिया, ये काबिल फरोख्त शख्सियत नहीं है। हाँ, आपकी मोहब्बत मिस्टर डोक को रोक सके तो हमें इस पर कोई एतराज नहीं होगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। डोक ने अजीब सी निगाहों से सोनिया को देखा और उसके बाद मेरी तरफ रुख करके मुस्कुराने लगा था। सोनिया थोड़ी देर बैठने के बाद चली गई। तब मैंने डोक से कहा, डोक, हमारे लिए असले का बंदोबस्त नहीं किया? मेरा ख्याल इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उस जगह तक तो ये लोग हमारे साथ होंगे और उसके बाद खतरा नहीं रहेगा क्योंकि हम दूसरी रियासत की सरहद में पहुंच चुके होंगे। लेकिन मालम पॉइंट तक के सफर के दौरान हमें बिल्कुल इनके रहमो करम पर नहीं रहना चाहिए। मैंने कहा, तो इसमें कोई कबात नहीं होगी? हाँ, हम मसले के सिलसिले में इनसे बातचीत कर सकते हैं। डोक ने जवाब दिया, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है मिस्टर डोक, यकीनन तुम फिक्र मत करो। वैसे भी सरहद पार करते हुए हम हथियार साथ नहीं रख सकते क्योंकि सरहदी मुहाफिज इसकी इजाजत नहीं देंगे, लेकिन दुराने सफर हथियारों की जरूरत पूरी हो जाए। डोक ने कहा,
उसके बाद डोक हमारे साथ ही रहा। ठीक 8:30 बजे सोनिया हमारे कमरे में पहुंच गई। उसने कहा कि नीचे गाड़ियां हमारा इंतजार कर रही हैं और हमें एहतियात से पहुंचाने के तमाम इंतजामात कर दिए हैं। हम सोनिया के साथ बाहर निकल आए। होटल के बिल वगैरह की अदायगी डोक ने की और उसके बाद हम बाहर पहुंच गए जहां 2 गाड़ियां हमारा इंतजार कर रही थी। उनमें 3 आदमी मौजूद थे। सोनिया ने इसी जगह डोक से आखिरी मुलाकात की और उसके बाद स्याह रंग की एक कार में बैठकर वापस चली गई। दोनों जीपें आगे बढ़ गई थी। डोक ने इन गाड़ियों में मौजूद लोगों से असले के बारे में बातचीत की और फौरन ही असला हमारे सुपुर्द कर दिया गया, लेकिन इस शर्त पर कि माल पॉइंट पहुंचने के बाद ये रिवाल्वर हमसे वापस ले लिए जाएंगे। रास्ते में अगर कोई जरूरत पेश आए तो हम इन्हें बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 अफराद जो 2 गाड़ियों में मौजूद थे हमारे साथ निहायत नरम रवि से पेश आ रहे थे और उन्हें यकीनी तौर पर यह हदायत कर दी गई थी कि हमें कोई नुकसान पहुंचने ना पाए। दोनों गाड़ियां आगे पीछे दौड़ती हुई थोड़ी देर के बाद वीरान इलाके में निकल आईं। आम सड़क छोड़कर कच्चे रास्ते का इंतखाब किया गया था और कच्चे रास्ते का यह सफर खासा तकलीफ दे था, लेकिन हम जानते थे कि सरहद तक एक खुफिया रास्ता इस्तेमाल करने के लिए हमें ये तकलीफ बर्दाश्त करना ही होगी। हम एक जीप में बैठे हुए थे जो आगे जा रही थी। हमारे पीछे हमारी निगरानी के लिए एक जीप आ रही थी जिसमें बकिया 3 अफराद सवार थे। इतराफ का माहौल बिल्कुल तारीक था। तहद्दे निगाह सन्नाटे और वीरानी का राज था। जीप के इंजनों की आवाजों के अलावा और कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। प्रोफेसर डोक भी इस वक्त बिल्कुल खामोश बैठा हुआ था। यकीनी तौर पर माहौल के असरात उसके ज़हन पर भी तारी थे। सफर काफी लंबा था और जीपों की रफ्तार कच्चे रास्तों की वजह से बहुत ज्यादा तेज नहीं थी। फिर एक मखसूस जगह पहुंचकर जीपों की रोशनियां बंद कर दी गई। अचानक रोशनियां बंद की गई थी, इसलिए हम चौंक पड़े, लेकिन इससे कबल कि मैं ड्राइविंग करने वाले से कोई सवाल करूं उसने खुद ही जवाब दिया, अब से आगे रोशनियां जलाकर सफर करना मुनासिब नहीं होगा जनाब। हूँ, लेकिन क्या तुम इन रास्तों से बखूबी वाकिफ हो? मेरा मतलब है कि तारीकी में भी सफर कर सकते हो। यकीनन जनाब, हम इन रास्तों पर आते जाते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद हमें एक जंगल से गुजरना होगा। उस जंगल को अबूर करने के बाद कोई खास खतरा बाकी नहीं रहेगा। उसके अलावा वहां से आगे का सफर इस सफर की निस्बतन आरामदेह होगा क्योंकि वो बराबर मैदानी इलाका है जो हमवार है। ड्राइवर ने बताया और मैं खामोश हो गया। इस बात का मुझे यकीन था कि स्मगलिंग करने वाले यकीनी तौर पर इन रास्तों से बखूबी वाकिफ होंगे। तकरीबन 45 मिनट गुजर गए। हमारे इस सफर से और झटकों से बुरा हाल था, लेकिन खुद को संभाले हुए थे। फिर जंगल का वो हिस्सा आ गया जहां से हमें गुजरना था। यहाँ रोशनियां जलाई गई थी ताकि अगर कोई दरिंदा सामने आए तो रोशनी देखकर फरार हो जाए। मैंने एक बार फिर अपने खदशात का इजहार किया कि खुली जीपों में दरिंदों का खतरा पेश आ सकता है। किसी भी ऊंची जगह से कोई चीता वगैरह छलांग लगाकर नुकसान पहुंचा सकता है। इस पर ड्राइवर ने कहा कि इस जंगल में ज्यादा से ज्यादा चरख और कभी कभी भेड़िए नजर आ जाते हैं। इसके अलावा और कोई खतरनाक जानवर अब इन जंगलों में नहीं है। अगर कभी थे तो इनका खात्मा कर दिया गया है। ये बात सुनकर मुझे इत्मीनान हुआ था। तहदीम मालिक एक्स मेरे पास बिल्कुल खामोश बैठी हुई थी। इसी दौरान उसने कोई बात नहीं की थी, बस सूरत हाल का जायजा लेती रही थी। हम जंगलों के सिलसिले को अबूर करते रहे और फिर ड्राइवर के कहने के मुताबिक वो मैदानी हिस्सा आ गया जो वाकई किसी सड़क की तरह सपाट और शफाफ था। यहाँ पहुंचकर हमने सुकून की गहरी सांस ली थी। अब सफर ज्यादा इत्मीनान बख्श था। खास तौर से पिछले सफर के मुकाबले में ड्राइवर ने तहद्दे निगाह फैले हुए मैदान के आखिरी हिस्से की तरफ इशारा करके कहा, धुंध और तारीकी की वजह से आपको वो पहाड़ियां नजर नहीं आ सकेंगी जनाब, लेकिन उस मैदान का सिलसिला जहां खत्म होता है वही मालम पॉइंट है और पहाड़ियों के एक दर्रे से निकलने के बाद आप उस मुल्क की सरहदों को अबूर। अभी उसने इतना ही कहा था कि दफअतन हम तेज रोशनी में नहा गए। ये रोशनियां इतनी अचानक और गैर मुतवक्का थी कि हम एक लम्हे के लिए साकित और जामिद रह गए। ड्राइवर ने फौरन ही ब्रेक लगा दिया और खौफजदा अंदाज में उन रोशनियों के मखरज की तरफ देखने लगा, जिसके बारे में ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो ताकतवर टार्चे हैं। फिर गालिबन मेगाफोन पर एक आवाज उभरी, तुम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया है, अगर जिंदगी चाहते हो तो हाथ उठाकर नीचे उतर आओ।